तो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, त्रिपुरा, असम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में यानी 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। यानी अरुणाचल प्रदेश जो है वो संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे। भारत का जब संविधान लागू हुआ तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, तब कितने अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन क्या सब है, 396 या 391 या 392 या 395। देखिए जब भारत का संविधान जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो तब कितना अनुच्छेद था, 395। कितना था तब, था 395 अनुच्छेद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि वित्तीय आपातकाल की संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। वित्तीय आपातकाल जो संबंधी प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ये रहा आपके पास कि अनुच्छेद 260 या अनुच्छेद 160 या अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 460। बताइए, देखिए अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, किसमें, अनुच्छेद 360 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति आपातकाल या संविधान के संशोधन या राष्ट्रपति पद के चुनाव या हमारे देश के संघीय विशेषता। तो अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान के संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन था आपके पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करना या अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या धार्मिक स्वतंत्रता या संघीय विशेषता। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। यानी कि इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। ऑप्शन था आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। देखिए इसमें से यानी कि हिमाचल प्रदेश को जो है संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत जो है विशेष दर्जा का राज्य नहीं दिया गया, किसको, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों को दिया गया। ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास 263 या अनुच्छेद 261 या अनुच्छेद 264 या अनुच्छेद 262। बताइए आप लोग। देखिए 263 का अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद को गठन का प्रावधान किया गया, किसके तहत, 263।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में किनका उल्लेख है। ऑप्शन है आपका संघीय की शक्तियां या राज्य की शक्तियां या नगर पालिकाओं के कार्य या पंचायतों के कार्य। तो देखिए भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया है। इसमें जो है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के लिए 18 विषय दिए गए हैं। कितने? 18, जिनमें कि सफाई, जल आपूर्ति, शहर नियोजन, ये सब भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, नगर पालिकाओं के कार्य। चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है। तो ऑप्शन आपके पास क्या सब है? संसद को सलाह भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति या आपातकालीन शक्तियाँ या मंत्री परिषद से जानकारी मांगने की राष्ट्रपति की शक्ति या प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी देना। चलिए देखिए अनुच्छेद 78 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि यानी प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज की जानकारी दे और जो भी राष्ट्रपति और जो भी मांगे वो प्रदान करे, यानी कि जो भी और कुछ पूछे वो भी बताए। ये काम किसका है? प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य का शासन संभाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सब है आपके पास? अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 252। बताइए। नहीं, देखिए अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति को अधिकार है, मतलब अधिकार राष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाना मतलब जैसे कि कहीं पे अगर किसी भी राज्य में चुनाव वगैरह होता है या कहीं भी संवैधानिक सरकार नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। या फिर कभी चुनाव वगैरह होता है कि देखते हैं कि कोई भी सरकार नहीं बन पाती है तो वैसे स्थिति में क्या होता है इस यानी कि एक राज्य को चलाने के लिए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन हो जाता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 356। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। यस, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य या सहकारी समितियां। देखिए संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में जो है अनुच्छेद 356 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो कि यह बताता है कि सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए, जैसे सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण। ठीक है, मिनट। एक मिनट। चलिए ठीक है, समझ गए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। एक मिनट, बी इसका आंसर सही है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के तहत जो है कि समुदाय को कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्राप्त है। तो ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय या सिख समुदाय या हिंदू समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय। अनुच्छेद 336 के तहत जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सरकारी सेवा जैसे कि रेलवे और डाक में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? एंग्लो इंडियन समुदाय। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शनों को निर्धारित करती हैं कहलाती हैं। तो ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद या मौलिक अधिकार या प्रस्तावना या धारा या खंड। चलिए बताइए। बताइए। देखिए प्रस्तावना की परिचयात्मक जो है व्यक्त है, यानी प्रस्तावना के बारे में संक्षिप्त में हम बात करेंगे कि प्रस्तावना का एक परिचय है जो कि संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों और सिद्धांत को दर्शाने को बताती है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के बारे में बताते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या है? प्रस्तावना। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि 1973 में केशवानंद भारती केस में किस सवाल पर विचार किया गया था? तो ए ऑप्शन क्या सब है? प्रस्तावना को पूरी तरह से बदला जा सकता है, या प्रस्तावना को धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, या प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। बताइए। देखिए केशवानंद भारती मामला जो है वो उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना यानी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित तो किया जा सकता है। इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है सामाजिक पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहाँ वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 475। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है। इसका मतलब यह यानी कि इसका मतलब क्या है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? संविधान की प्रस्तावना। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि धर्मनिरपेक्षता के कारण भारतीय नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो के लिए ऑप्शन है अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करने का अधिकार, या स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार, या इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, या संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। बताइए। तो देखिए भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता अपनाने के कारण भारतीय नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानना या ना मानने का अधिकार प्राप्त है। यह जो है मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है। तो
तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करने का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच और आदर्श किस हिस्से में परिलक्षित होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, मौलिक कर्तव्य या नागरिकता या प्रस्तावना या मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच और आदर्श प्रस्तावना में क्या परिलक्षित होते हैं। प्रस्तावना में भारतीय राज्य के मौलिक सिद्धांत और लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है आपको, प्रस्तावना। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि प्रस्तावना में निहित गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन क्या है, राज्य का मुखिया निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है या राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित होती है या कोई भी सरकारी कार्यालय नागरिकों के लिए खुले हैं या देश का प्रावधान एक वंशानुगत राज्य होता है। तो गणराज्य का मतलब क्या है कि देश का प्रावधान एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, ना कि कोई वंशानुगत राज्य होता है। ठीक है, चुनाव होता है, उसका प्रतिनिधित्व क्या होता है, उसके लिए वोटिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका वंशानुगत राज्य कोई नहीं होता है। ठीक है, वंशानुगत तो होता ही नहीं है हमारे राज्य में, यानी कि हमारे देश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी, देश का प्रधान एवं वंशानुगत राज्य है। एक मिनट, प्रस्तावना में निहित गणराज्य शब्द का अर्थ होता है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1950 या नागरिकता अधिनियम 1952 या नागरिकता अधिनियम 1955 या नागरिकता अधिनियम 1954। तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में किए गए हैं। कहाँ पे, 1955 में किए गए हैं। यह अधिनियम जो है क्या है, नागरिकता प्रदान करने और गंवाने से जुड़े विभिन्न प्रावधान क्या वर्णन करता है, यानी विभिन्न प्रावधान के बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, नागरिकता अधिनियम 1955। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। तो ऑप्शन है आपका जन्म, वंश या संपत्ति अधिग्रहण या देशीकरण। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो वो 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी शर्तें हैं, जन्म देशीकरण, वंश, पंजीकरण और क्षेत्रीय समावेश। संपत्ति अधिग्रहण से जो है नागरिकता प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। चलिए आपके लिए अगला रहा कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विद्या सहायता के अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य अधिकार जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, बी जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन क्या है, 44वां संशोधन या 41वां संशोधन या 42वां संशोधन या 52वां संशोधन। तो देखिए 42वें संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब, 1976 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 42वां संशोधन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो ऑप्शन क्या है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, या संभाषण का अधिकार। इसमें संभाषण का अधिकार जो है वो संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार में क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो शामिल है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किसे वर्णित किया गया है। ऑप्शन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या लोकसभा, या मौलिक अधिकार, या गणराज्य। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, या मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, सी, मौलिक अधिकार। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो ऑप्शन क्या सब है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है के तहत जो है किसी भी अल्पसंख्यक समूह को आर्ट्स यानी कि भाषा यानी कोई भी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने और अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में, 29 से 30 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 29 से 30 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। कौन से भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किया है। तो भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसमें, भाग 3 में। और अनुच्छेद कितना है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में है। ठीक है, इसे जो है यानी इसे जो है संविधान का मेघना काटा भी कहा जाता है, भाग 3 को। और अनुच्छेद क्या हो गया, 12 से 35 तक। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है उसे कितने घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, किसके अनुच्छेद 22 के अनुसार जो है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि सांसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो सांसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया था, 2009 में पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया था। पारित तो हुआ था 2009 में ही, लेकिन पूरे भारत में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में। इसको जो है अनुच्छेद 21 के ए में शामिल किया गया। किसमें, 21 के ए में। इसका आंसर क्या है, 2009। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से पारित था। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का जो विचार है वो अमेरिका संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है।
तो संपत्ति का अधिकार मूल रूप से मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन 44वें संशोधन के तहत जो है 1978 के द्वारा, कब 1978 के द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानून अधिकार बना दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संपत्ति का अधिकार। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। तो भारतीय, हम अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे बताया कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत, किसके अनुच्छेद 24 के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने का कार्य नहीं करने दिया जा सकता है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत जो है 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम नहीं करने दिया, लेकिन 14 वर्ष से ज़्यादा। इसका आंसर क्या है? 14 वर्ष। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21 के तहत जो है गोपनीयता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? भाग 3। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। बताइए। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार जो है राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर होगा आपको भाग 3। आंसर क्या आ जाएगा? भाग 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का अशाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, हेबियस कॉर्पस शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन क्या सब है आपके पास कि प्रमाणित किए जाने हेतु तो आपका अधिकार क्या है, या हम आदेश देते हैं, या आपको बंदी और प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त है। देखिए हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर लेकर आओ या बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में नहीं रखा जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। डी इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहे। ये आपके लिए क्वेश्चन था
कि 4 मौलिक अधिकार में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध होता है। देखिए, इसमें जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का स्वतंत्रता जो है वो भारत के नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। अन्य 3 और जो 3 जो है ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन कराने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है वो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? भाग 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लंघन किया गया है? तो ऑप्शन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का अनोखी विशेषता कहा गया है? तो ऑप्शन क्या सब है? मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक तत्व या संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए नहीं, बी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 44 में। यस, अनुच्छेद 44 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वो किसके बारे में है? तो क्या है ऑप्शन? दल बदल विरोध या निजता का अधिकार या सार्वभौमिक वयस्क अधिकार या शिक्षा का अधिकार। बताइए। तो देखिए, दल बदल विरोध, क्या है इसका आंसर? जो है दल बदल होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के यानी कि 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जो है सांसद विधायक के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तित की स्थिति में आयुक्ता का प्रावधान किया गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपको? दल बदल विरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो अनुच्छेद, ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 18। देखिए, अनुच्छेद 19 के बाद में जो है सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? अनुच्छेद 19 के लिए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया था? अनुच्छेद 364 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके तहत? अनुच्छेद 364 के तहत। और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। तो क्या हो जाएगा आपको? 364, अनुच्छेद 364।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो नागालैंड जो है संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाए आपको बी, नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, भारत के संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य और एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। कितने सदस्य होते हैं? तो भारत संविधान के यानी कि भारत का संविधान लोकसभा के अगर जो है वो 550 जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का समिति करता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए कि 550 और 2 क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ए जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट होगा। तो अनुच्छेद 100 तहत जो है अनुच्छेद 100 के तहत जो है स्पीकर को कास्टिंग वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, अनुच्छेद 100 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है वो तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? सार्वजनिक खाता या समेकित खाता या बजट या राजस्व खाता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। किसके? भारतीय संविधान। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, बजट। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत जो है वो तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख जो है वो संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया। किसमें? प्रथम अनुसूची में। यस, चलिए बहुत अच्छा। तो आज का क्लास यही ख़त्म होता है।